आपका वीडियो ऑफ है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। सोलंकी जी कैमरा ऑन करना। इसमें बाथरूम अनुसुईया उइके मैम, शुरुआत करते हैं। लाइव कौन कर रहे हैं उनका सिग्नल एक बार दे दीजिए। करते हैं। आप महाअनुभव ने आपका कीमती और व्यस्त समय हमें इस राष्ट्रीय वेबिनार के लिए दिया, यह हमारा बड़ा सौभाग्य है। इस वेबिनार से जुड़े सभी वक्तागण, तकनीकी सहायक, संचालककर्ता, आदिवासी एकता परिषद के महासचिव आप अशोक भाई चौधरी जी का स्वागत करती हूँ। संयोजक कर्मठ कार्यकर्ता आप विक्रम भाई पर्ते का स्वागत करती हूँ और देश दुनिया से फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी श्रोतागण, इन सभी का इस महारानी दुर्गावती गौंड जी की शहादत दिवस के पावन अवसर पर आयोजित महिला विशेष राष्ट्रीय वेबिनार में स्वागत करती हूँ। क्योंकि आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन और संचालन का पूरा जिम्मा महिलाओं ने लिया है। महारानी दुर्गावती एक महिला होकर उनके अदम्य साहस को देखकर हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर समाज और महिला के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा। इस देश के आदिवासी समाज के महिलाओं की बात करें तो कुछ सरकारी आंकड़े हैं, हमें इस पर ध्यान देना होगा। 2011 की जनगणना को देखें तो देश की कुल आबादी के 8.6% आदिवासियों की जनसंख्या है, जो लगभग 10,82,81,034 है। इसमें आदिवासी महिलाओं की संख्या 5,18,71,211 इतनी है, जो कुल जनगणना के तुलना में पुरुषों के बराबर है। लैंगिक प्रमाण में 1000 पुरुष के पीछे 991 है। मूलभूत सुविधा की बात करें तो अन्य समाज के पास 53.1% रहने लायक अच्छे घर है, वही आदिवासियों के पास 40.6% रहने लायक घर है। घर में जलाने के ईंधन की उपलब्धता के बारे में हम बात करें तो लकड़ी, कूड़ा, कोयला, इन ईंधनों का अन्य समाज 63.99% इस्तेमाल करता है, वही आदिवासी समाज 87.50% पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर है। वही एलपीजी, इलेक्ट्रिक, इन ईंधनों का अन्य समाज 35.58% उपयोग करता है। आज भी आदिवासी समाज 12% ही उपयोग करता है। पीने की पानी की उपलब्धता के देखें तो अन्य समाज को उसके घर के अंदर 46.6% पीने का पानी उपलब्ध होता है, वही आदिवासी समाज को सिर्फ 19.7% पानी की उपलब्धता होती है। आज भी पीने का पानी लेने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। आदिवासी समाज में शिक्षा का प्रमाण बहुत ही अल्प है, इसमें भी महिलाओं का प्रमाण बहुत ही कम है। अन्य समाज में शिक्षा का प्रमाण 72.99% है, वही आदिवासी समाज में शिक्षा का प्रमाण 58.96% है और इसमें भी महिलाओं के शिक्षा का प्रमाण 49.35% है। आरोग्य, रोजगार और गरीबी की बात करें तो आदिवासी समाज में महिला पुरुष की स्थिति लगभग समान ही है। आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति के अनुसार समाज की स्थिति का आकलन होता है। महिलाओं के आय के स्रोत, रोजगार, शिक्षा, आरोग्य और उत्पादक क्षमता और उनका समाज और परिवार में ओहदा होता है। आदिवासी समाज में महिलाओं की बहुत बड़ी और निर्णायक भूमिका होती है, क्योंकि आदिवासी महिलाएं बहुत मेहनत का काम करती है। महिलाओं के ऊपर परिवार की आर्थिक नियोजन की जिम्मेदारी होती है। औद्योगिकरण के और व्यापारीकरण के जमाने में भी आदिवासी महिला आर्थिक जिम्मेदारी का काम सतत करती आई है। जंगलों में जाकर वन उपज इकट्ठा करने का काम ज्यादातर आदिवासी महिलाएं कर रही है। बहुत सारी महिलाएं कारखानों में, निर्माण कार्यों में, घरेलू काम में, इन सभी जगह मजदूरी का काम कर रही है।
कीर्ति खेती जी, और आपके पास 1 मिनट है आपकी बात करने के खेती और अन्य आर्थिक मामलों में जुड़े होते हैं। भारत में आदिवासी महिलाएं पुरुषों के बराबर आर्थिक कामों में अपनी सहभागिता देते हैं। वास्तव में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। वह खेत के सभी प्रकार के कामों से जुड़ी रहती है, कभी कभी हल चलाने का काम भी करती है। तन्वी दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी, थोड़ा अब आ रही है। महिलाएं घर के काम के साथ साथ बाहर के काम को भी करती है। घर के पशुओं का ध्यान रखना, सिंचाई, बुआई और अन्य काम पुरुषों के बराबर करते हैं। घर संभालने के साथ साथ बच्चों के परवरिश का काम भी महिलाओं को करना पड़ता है। आज की महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें तो आदिवासी समाज में महिला या लड़की कोई बोझ नहीं होती, क्योंकि हर प्रकार के काम में वह अपनी सहभागिता देती है। जैसे घर का काम हो या खेती बाड़ी का काम, वह अपनी माँ के साथ हर काम में हाथ बटाती है। लड़कियों को अच्छी पत्नी और माता होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अच्छी पारिवारिक महिला का व्यवहार करे। इसके विपरीत लड़कों को अपने पिता द्वारा मेहनत कष्ट कामों में हाथ बटाना या शैक्षणिक संस्था में शिक्षा लेना यह सिखाया जाता है। लड़की उसकी जिम्मेदारी के साथ परिवार कीर्ति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 2011 की जनगणना के तहत आजादी के 60-70 सालों बाद भी आदिवासी शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। आदिवासियों में कुल शिक्षा का प्रमाण 58.96% है। इसमें से 68.53% पुरुष है और केवल 49.35% महिलाएं हैं। यह चीज ध्यान खींचने वाली है कि प्राथमिक शिक्षा का दायरा 3 दशकों से बढ़ रहा है, लेकिन बहुत भारी संख्या में आदिवासी बच्चे जो दबे हुए समाज से आते हैं, उनका स्कूल छूटने का प्रमाण ज्यादा है। इसमें भी आदिवासी लड़कियों का प्रमाण ज्यादा है। 2004-5 की भारत के शैक्षणिक आंकड़ों के आधार पर आदिवासी लड़कियों का 1 से 10 कक्षा छूटने का प्रमाण 80.7% है, क्योंकि स्कूल के बाद घर के छोटे भाई बहनों का संभालने का काम करना पड़ता है। आर्थिक क्षेत्र में काम करती है, लेकिन वहां पर भी श्रम के बारे में समानता नहीं होती। उनके साथ सामाजिक कल्याण में असमान व्यवहार होता है, इसलिए उनकी एक मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों के तुलना में महिलाओं को 1/3 वेतन ही 55 देशों में दिया गया है। यह स्थिति महिलाओं के बारे में है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो देश दुनिया के महिलाओं पर शारीरिक मानसिक अन्याय, लेकिन तुलनात्मक महिलाओं का शोषण बहुत ज्यादा प्रमाण में हो रहा है। गिनने जाओ तो बहुत सारे उदाहरण हैं। हर गांव शहर में शारीरिक मानसिक सामाजिक अत्याचार की शिकार हो रही है। स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची से लेकर खेत में काम करने वाली मजदूर हो या कहीं नौकरी करने वाली महिला हो, यह सब शोषण का शिकार हो रही है। इस देश ने राजधानी दिल्ली में निर्भया बलात्कार कांड देखा, उसके साथ पूरा देश मोमबत्ती लेकर खड़ा हो गया। वह देश की बेटी थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि की बलात्कार कर हत्या हुई। उसके लिए देश का मीडिया दौड़ के गया, लेकिन महाराष्ट्र के नंदुरबार में ब्राह्मण में 11 साल की लड़की पर बलात्कार गर्भवती करके गर्भपात करते समय मौत हो गई, लेकिन ना देश ने सुना ना मीडिया ने सुना। सिर्फ कुछ आदिवासी संगठनों ने आवाज उठाई। अब सब जानते हैं कि सभी राज्यों में आदिवासी महिलाओं पर अन्याय अत्याचार और हिंसा हो रही है, और अब यह वक्त आ चुका है कि रानी दुर्गावती की तरह हमें अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना होगा, चाहे हमें शहीद होना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। सभी को जोहार, जिंदाबाद। मैं
क्या हुआ? सोलंकी जी की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जुगल सोलंकी जी का। दीदी निवेदन है कि आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। संचालकों से निवेदन है कि अगर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो अगले स्पीकर पे चले जाएं। हेलो हेलो, जी अब आ रही है दीदी, कंटिन्यू। अब आ रही है? हाँ जी आ रही है। आ रही है। राष्ट्रीय सेमिनार के आज के इस आयोजन में सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल महोदया उइके जी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और साथ ही हमारे अशोक दा, हमारे सबसे वरिष्ठ और मार्गदर्शक, उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। और आज का जो आयोजन आप लोगों ने रखा है, बहुत सराहनीय, बहुत मेहनत करके, और रानी दुर्गावती जी के शहादत दिवस, चूंकि उनसे हमें प्रेरणा भी लेना है, उनके शहादत दिवस के इस अवसर पर मैं उन्हें नमन करती हूँ कि वो एक वीरांगना जो विपरीत समय में एक रानी के रूप में उनके पति के देहांत के बाद छोटे से उनके बालक को राज्य गद्दी सौंप के और जो काम किया है, वास्तव में आदिवासी समाज की एक महान नेत्री थी। और आज भी उन्हें हम लोग याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। और आज के इस अवसर पर मैं उन्हीं के जीवन की प्रेरणा लेते हुए यदि मैं उनके जीवन पर जाती हूँ तो वह अस्त्र शस्त्र के साथ साथ में एक कौशल राजनीतिज्ञ कहें, आज की आधुनिक भाषा में एक युद्ध कौशल की में निपुणता थी। और विपरीत परिस्थितियों में बेटे को गद्दी पे बिठाने के बाद उन्होंने जो लड़ाई मुगलों के साथ लड़ी और शहादत हुई है, वो बार बार उन्हें नमन करना और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज की तारीख में चूंकि आज प्रजातांत्रिक देश है और आज में हम सारी महिलाएं जो हर क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, चाहे खेती करें, मजदूरी करें, हर क्षेत्र में हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, वो हमारा भी कार्यकाल हमारा एक संघर्षमय ही है। बगैर संघर्ष के हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। आज की इस तारीख को इसलिए भी याद करते हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा। बड़ी जवाबदारी पर आधी महिलाएं, जो 50% पूरे देश की आधी आबादी, हमारी जवाबदारी यदि पूरी हम लोग करते हैं तो निश्चित ये देश भी आगे बढ़ता है। बात करें सिर्फ हमारे समाज की, तो शिक्षा के अभाव में हम लोग पिछड़े हैं। शिक्षा के अभाव के साथ साथ में आर्थिक मूल्यांकन हमारा नहीं होता है। महिलाएं कितना काम करती हैं किंतु आर्थिक मूल्यांकन उनका कभी नहीं होता है, तो वो होना चाहिए। महिलाओं को यदि अवसर दिया जाए, अवसर मिला तो कई ऊंचाइयों तक वो पहुंचेगी। जरूरत है पीछे से उनको मदद करने की। इसके साथ ही हम लोग आज की हमारी जो संस्कृति है, भले आधुनिक समय में हम लोग जी रहे हैं किंतु हमारी संस्कृति प्राचीन संस्कृति होने के बाद भी अत्याधुनिक तौर से देखा जाए तो हमारी संस्कृति का अन्य समाज ने अनुसरण करना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। विधायक के रूप में मैं जब जन जन में जाती हूँ तो ये मैं अनुभव करती हूँ कि चाहे हमारे लोग अशिक्षित हों, भले हमारे 50% लोग शिक्षित अभी नहीं हुए हैं, फिर भी जो संस्कृति हमारी है वो प्रेरणा लेने लायक है। यदि उनके अनुसार हम लोग चले तो आज का जो कोरोना काल का जो संकट है वो भी हमारे लोगों से भी सीखने की आवश्यकता है। हमारे ऊपर ये महामारी का उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना अन्य समाज के ऊपर पड़ा है। हम लोग, चूंकि डॉक्टर परिवार है मेरा, देखा है 1 रुपए की दवा से हम लोग ठीक होते हैं और बहुत ईमानदारी से हम लोग जीते हैं। आर्थिक रूप से जितनी तकलीफें उठाते हैं किंतु पोषित होकर और आगे बढ़ते हैं। और आज आपने महिलाओं के लिए जो आज कार्यक्रम रखा है, वास्तव में महिलाओं में हमारी बहुत ईमानदारी और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मैं तो पूरे ताकत से कहती हूँ कि ईमानदारी यदि कहीं बची है तो महिलाओं में बची है। आज आवश्यकता है महिलाओं को आगे बढ़ती हैं तो समाज की उन्नति होती, परिवार की होती है, देश की होती है। तो इस आयोजन से हमारा पिछड़ापन जो है वो यदि कहीं दूर होता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमारा परिवार और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज के युवाओं के लिए
कुछ कहना चाहूंगी। आज के युवाओं को भी हमारी संस्कृति से ही सब कुछ सीखना है। हमारे जो पूर्वज है हमारा एक खजाना ज्ञान के रूप में दे गए हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा। एक उदाहरण के तौर पे उस समय में रानी दुर्गावती जी थी, आज हमारी महामहिम अनुसुईया उइके जी, उनका जीवन भी देख लीजिए कितना कितना संघर्षमय रहा है और वो आगे बढ़ी। तो हम लोग उनसे सीखते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अशोकदा की बात करें, वो समाज के लिए पूरा जीवन पर्यंत अपने को समाज को समर्पित कर दिया है। तो आज की तारीख में भी हम महिलाओं की जवाबदारी होती है कि हम लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा का अभाव है, गरीबी है, महिला पुरुष में समानता नहीं है, आर्थिक निर्भरता नहीं है। ये सारी चीजों को यदि खत्म करना होगा तो शिक्षित होंगे और मिल के संगठित होकर और लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित ही हम लोगों को मंजिल मिलेगी और तरक्की और हर जागृत समाज का एक निर्माण करने में हमारी पूरी भूमिका रहेगी। अंत में कहूंगी कि हमने अन्नपूर्णा बनकर देख लिया, सरस्वती बन के भी देखा है, किंतु आज एक रानी दुर्गावती के रूप लेकर समाज की उन्नति तरक्की करें, यही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। पुनः आयोजकों को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का आपने आयोजन किया और महामहिम और सभी का दर्शन करने का अवसर मुझे मिला है, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और पुनः आयोजन कमेटी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और रानी दुर्गावती को, मैं वीरांगना को नमन करती हूँ। जय आदिवासी। श्रीमती झूमा सोलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से महिलाओं का जो अभी क्या स्थिति है और किस तरह से हमें इन सब कमियों के बावजूद भी जो अभी हमें महिलाओं के लिए अभी जो बहुत चीजें अभी प्राप्त नहीं हो पाई है और किस तरह उन्होंने बताया कि किस इन सब वजह से भी हमें एक एकजुटता होनी चाहिए सारी महिलाओं में और हमें सबको आगे आकर के आगे बढ़ना है। तो झूमा सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके आप हमें अपने आप के लिए हमें सब और धन्यवाद। थैंक यू। अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में जो आज की मुख्य अतिथि जी हैं, माननीय महोदया अनुसुईया उइके जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के दिन पे और इस वेबिनार पर कि आपने हमें फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वक्त भी आप हमारे साथ बढ़ करके आप अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य कर रही हैं जो सराहनीय है और हम आपको और भी शक्ति और बल हम आपको अपने तरफ से देते हैं कि आप अपने कार्य में हमेशा सफल होते रहें। तो इनके परिचय में मैं बताना चाहती हूँ। ऑनरेबल मैडम अनुसुईया उइके is currently serving as the governor of Chhattisgarh. She was elected to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from Damua in 1985 as a member of the Indian National Congress. She became the Minister of Women and Child Development in Arjun Singh cabinet. She became a member of Rajya Sabha from Madhya Pradesh in 2006. Madam अनुसुईया उइके was appointed as the Vice Chairperson of the National Commission for the Scheduled Tribes. She is appointed as Governor of Chhattisgarh State on 16 July 2019. माननीय महोदया अनुसुईया उइके जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। वह 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में दमुआ से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गई। वह अर्जुन सिंह कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। वह 2006 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सदस्य बनी। मैडम अनुसुईया जी को अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 16 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में नगरीय निकायों के निर्वाचन के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में विगत 15 वर्षों से अनुच्छेद 243 ZC के अनुपालन करने हेतु शासन, नगरीय निकाय प्रशासन विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग से अनुनय विनय करते आ रहे थे। उच्च न्यायालय में 5 याचिकाओं भी दायर किए थे पर न्याय नहीं मिला। पिछले सप्ताह महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ द्वारा अनुच्छेद 243 ZC के तहत राज्य शासन को इस असंवैधानिक
कार्य प्रणाली पर पत्र प्रेषित किए हैं, जो एक ऐतिहासिक कदम है। हम आदिवासी समुदाय आपके लिए अत्यंत आभारी हैं। यह संविधान के 74वां संशोधन से संबंधित मेसा कानून के प्रारूप संसद में लंबित रहने से संबंधित है। मेसा कानून के बिना राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग 273 ZC का अनदेखा कर रहे थे। हम इस गूगल मीट के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को छत्तीसगढ़ के समस्त संगठनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब हम मैडम अनुसुईया उइके जी का हम आमंत्रण करते हैं कि हम उनके वक्तव्य को सुनें। धन्यवाद। आप सभी बहनों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज आदिवासी एकता परिषद के द्वारा जो वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर आज का ये राष्ट्रीय वेबिनार जो आदिवासी एकता परिषद भारत एवं समस्त आदिवासी संगठन द्वारा आयोजित गूगल मीट में आज प्रमुख रूप से जुड़ी हैं बहन श्रीमती कीर्ति वट्टा जी, जो कि आदिवासी एकता परिषद महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं। श्रीमती झूमा सोलंकी जी जो विधायक है विधानसभा क्षेत्र की खरगोन की, और श्रीमती अलमा बारला जी जो महिला प्रकोष्ठ आदिवासी एकता परिषद उड़ीसा की है। तुलसी पोम्पी ओजोम राष्ट्रीय प्रभारी पूर्व भारत आसाम महिला प्रकोष्ठ, सुश्री आशा जी महिला प्रकोष्ठ आदिवासी एकता परिषद, और एडवोकेट सुमित्रा वासवा जी ये भी महिला प्रकोष्ठ की, और भाई विक्रम परते जी। सबसे पहले तो मैं आज के इस वेबिनार में आदिवासी एकता परिषद के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि ये पहली बार मैं देख रही हूँ कि हमारी जो सशक्त आदिवासी बहनों का एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आज एक दूसरे को मिलने का, जानने का और बात चर्चा करने का मौका मिला है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला होगा कि ये पहल मैंने भाई विक्रम परते जी को कहा था कि इस समय कोरोना का ये जो संक्रामक कार्यकाल चल रहा है और हम एक दूसरे से फिजिकली तौर पर तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन वर्चुअल के माध्यम से हम अपने विचारों के माध्यम से समाज के समस्या और उसके समाधान की दिशा में और कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर अब कम से कम हम इसी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे को जुड़कर और चर्चा करें, और उससे जो भी समाधान, जो सुझाव आए, निश्चित रूप से उसके आगे सरकार शासन स्तर पर हम उनको ध्यान आकर्षित कर सकते हैं ताकि उन चीजों का समाधान हो सके। ये पहल कुछ महीनों से ये शुरुआत हुई है और आज मैं देख रही हूँ कि हमारी बहनें जो यहाँ पर बहुत ही समाज की ऐसी बहनें जो एक दूसरे को शायद जानती भी नहीं हो, मिली भी नहीं हो, लेकिन आज वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से वो एक दूसरे को जान भी रही है और उनके विचारों को भी सुन रही है कि ताकि वो अपनी बात को और लोगों को पहुंचाना और क्या परिस्थिति हमारे सामने है, इन सब चीजों का वो बखूबी अपनी बात को रख रही है। आज रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है। आज पूरा देश रानी दुर्गावती जी का पूरा आदिवासी समाज उन पर गर्व करता है और ऐसे मौके पर मैं उन्हें नमन करती हूँ। और जहां तक बहन झूमा सोलंकी जी बहुत ही जुझारू महिला मैंने देखा है, लगातार क्षेत्र में वो काम करती है समाज को और बहुत सारी समस्याओं को लेकर, और हम लोग कई बार मुलाकात हुई और मुझे खुशी होती है कि वो समाज में भी वो भी एक अपने आप में समाज की रानी दुर्गावती आप सब लोग हैं। अगर आप लोग सोच लें, देखिए ये कितनी बड़ी गर्व की बात है हम सब महिलाओं के लिए कि हमारे समाज की जो रानी वीरांगना दुर्गावती
जिन्होंने किस तरह से, उनका इतिहास तो आप सब लोग ने देखा है, कैसे मुगलों के साथ उन्होंने अपना संघर्ष किया और किस तरह से आदिवासी समाज के लिए, उनके विकास के लिए और किस तरह से उनको न्याय दिलाया है। और बहुत सारी खूबियां, अगर उनके बारे में मैं बात करूंगी तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। और कैसे उन्होंने अपने सम्मान के लिए, मतलब वो झुकी नहीं उन लोगों के सामने, अपने सम्मान के लिए कि वो उनके द्वारा मारी जाती, खुद ने ही अपने आप को तलवार से अपने जीवन को समाप्त कर दी। ये वो रानी दुर्गावती जो अपने स्वाभिमान, और वही स्वाभिमान आज भी हमारा आदिवासी समाज में है। आदिवासी समाज में एक स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी जीना चाहता है। मतलब सारी बहनों को इस बात का भी होगा कि ये सम्मान आज शायद किसी कम्युनिटी में नहीं मिलता है, जो स्वाभिमान हमारे अपने समाज के लोगों में होता है। वो चाहे भूखा भी मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर वो झुकता नहीं है दूसरों के सामने। वो तमाम सारे गुण जो है आज भी हमारा जो समाज है, भले ही भोला भाला है, ईमानदार है, उतनी सहजता है, सरलता है, उसके अंदर वो कुटिलता नहीं है। और वो शक्ति भी भगवान ने दिया है हमारे सारे लोगों को, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उनको सही दशा और दिशा अगर मिल जाए तो वो कहां से कहां पहुंच जाए। और इसी तरह शायद मेरे जीवन में भी यही परिस्थितियां आई थी, और जो लोग भी अगर किसी मुकाम पर पहुंची है, सबके जीवन में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे संघर्ष आते रहते हैं। लेकिन इन विचारों से अगर हम देखा जाए कि रानी दुर्गावती जी का जो इतिहास रहा है, किस तरह से वो मतलब संघर्ष किया है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ी संक्षिप्त उनके जीवन के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो हमारा भारत देश वीरों का देश रहा है। आदिकाल से आप लोग देख रहे हैं कि जब जब हमारी मातृभूमि में संकट आया, तब तब देवियों शक्तियों ने अलग अलग रूपों में जन्म लेकर हमारी रक्षा की है। रानी दुर्गावती वास्तव में शक्ति की प्रतीक थी, जिन्होंने उस समय अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी सेना को संगठित किया और उनके दांत खट्टे कर दिए। मुगलों के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। उनका जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल राजा कीरत राय के यहाँ पर हुआ था। रानी दुर्गावती जी का जन्म आप सब जान रहे होंगे, दुर्गाष्टमी के दिन ही हुआ था, इसलिए उनका नाम रानी दुर्गावती रखा गया। कहते हैं कि पूत के पैर पालन में दिखते हैं, और ऐसे ही गुण रानी दुर्गावती में बचपन से प्रकट होने लगे। उनकी तेज साहस और धैर्य की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। उनका विवाह गढ़ मंडला के शासक राजा दलपत शाह से हुआ, लेकिन कुछ समय बाद दलपत शाह का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को गद्दी में बिठाकर सत्ता की बागडोर अपनी हाथों में लिया। रानी दुर्गावती ने अपनी समृद्धि के लिए कई कार्य किए, सेना को सुसंगठित प्रदान किया। उस समय कई युद्ध हुए जिस पर दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी, और रानी दुर्गावती को विजय होती रही। इसके बाद रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि में और बढ़ोतरी हुई। मुगल राजा अकबर के समय आसफ खान ने गढ़ मंडला में हमला किया, और उस समय मुगलों की सेना शक्तिशाली और सशक्त थी। लेकिन रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने की तुलना में सम्मान से मरना बेहतर है। फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया था। रानी दुर्गावती के एक फौजदार अर्जुन दास की लड़ाई में मृत्यु होने पर रानी ने सेना की रक्षा के लिए खुद का नेतृत्व करने का फैसला किया। जब दुश्मन ने घाटी पर प्रवेश किया, तब रानी के सैनिकों ने उन पर हमला किया। दोनों तरफ के बहुत से सैनिक मारे गए, किंतु रानी दुर्गावती इस लड़ाई में विजय रही।
कुछ समय बाद आसफ खान के साथ रानी दुर्गावती का दोबारा युद्ध हुआ। इस समय रानी दुर्गावती ने मुगल सेना से मजबूती से सामना किया, किंतु वे बुरी तरह से घायल हो गई। उस समय उनको लगने लगा कि अब वे ये लड़ाई नहीं जीत सकेंगी। उनके एक सलाहकार ने उन्हें युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थान में जाने की सलाह दी, किंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया। तब रानी ने अपनी ही तलवार अपने सीने में मार ली और 24 जून 1564 को वीर गति को प्राप्त हुई। वे ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मुगलों की ताकत को जानते हुए एक बार भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटी और अंतिम सांस तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। रानी दुर्गावती एक साहसी वीरांगना थी जिन्होंने जनजाति समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हमें जरूरत है कि महिलाओं को सशक्त बनाए और उन्हें हिम्मत प्रदान करें, उनके प्रति सम्मान के भाव रखें। हालांकि कई क्षेत्रों में बदलाव आया है, परंतु और प्रयास की आवश्यकता है। अपनी बेटियों को रानी दुर्गावती के रूप में तैयार करें, उनमें इतना हिम्मत और साहस पैदा करें जिससे वे हर मुसीबत का मजबूती से सामना कर सके। रानी दुर्गावती हमारे बीच नहीं है, परंतु एक साहस के प्रतीक के रूप में जीवित है। पूरे समाज को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह से उनके जीवन का ये संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है, और आज मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगी कि हम अपनी जो बहन है, बेटियां हैं, जो आज की जो बच्चियां हैं, उनको ये रानी दुर्गावती जी का इतिहास और उनके जीवन की जो गाथा है वो जरूर बताएं। उनसे उनको एक प्रेरणा भी मिलेगी ताकि वो अपने जीवन में खुद आत्मनिर्भर होकर खड़ी होकर। आज एक बहन अभी कह रही थी किस तरह से आज समाज का शोषण हो रहा है, किस तरह से हमारी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर वो ये सोच लेना कि ये अत्याचार और अन्याय और उसके अंदर रानी दुर्गावती का वो प्रतीक अगर आपने पैदा कर दी, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी बेटी को कोई आंख उठा कर देखे। और यही चीजें हुई है। आप भी समाज के लिए काम कर रही है, आप भी एक अकेली महिला होकर, और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हुई है। उस जमाने में तो कितना पर्दा प्रथा और महिलाओं को आगे आने में एक दशक में तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज तो ये सारी चीजें, इतनी स्वतंत्रता और इतने तमाम आविष्कार और सारी चीजें हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही है। तो आप लोग भी अपनी बेटियों को ऐसा संदेश दें कि वो रानी दुर्गावती बनकर अपने समाज का गौरव वो करे और अपने जीवन को अच्छा बनाए। आज मैं जिस क्षेत्र में और जिस प्रदेश में काम कर में रूप में मुझे जो सम्मान मिला है, वो कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आज इस बात का मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा आदिवासी समाज को इस बात का सम्मान हो। मैं जो काम भी कर रही हूँ ये मेरे अपने लिए नहीं, समाज के लिए ही। और मैं बहुत विभिन्न पदों से भी मैंने काम किया है, अनुभव हुआ है। चाहे मैं विधायक के रूप में काम किया, सांसद के रूप में, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग के रूप में, चाहे जनजाति आयोग के रूप में, पूरे समाज के लोगों से, सारे लोगों से मुझे मिलने का अवसर मिला। उस प्रदेश की जन समस्याओं को मैंने करीब से देखा। आज वो किस तरह से उनकी स्थिति और हालात देखती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। और मेरी कोशिश रही जब मैं आयोग में थी कि उनको न्याय दिलाऊं, और कोशिश कर रही थी, मैंने बहुत प्रयास किया, और शायद लोगों को एक विश्वास पैदा हुआ था कि हाँ, हमारी कोई सुरक्षा और रक्षा करने वाला कोई एक ऐसा प्लेटफार्म है जनजाति आयोग जहां हमें न्याय मिल सकता था। तो मैं फिर अचानक मुझे ये राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ में मुझे जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन फिर भी मैंने कहा, समाज के तमाम लोगों से जब मैं बात करती हूँ, जुड़ती हूँ, तो आप ये मत सोचना कि मैं केवल छत्तीसगढ़ की गवर्नर ही हूँ।
मैं आज पूरे आदिवासी समाज की गवर्नर के रूप में आज छत्तीसगढ़ में बैठी हूँ, ताकि आप लोगों के लिए अगर मैं किसी भी तरह से आपकी मदद के लिए जो मुझसे अगर बन सकता है तो मैं करने का अगर प्रयास करूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो मैं अपनी बहनों से कहूंगी जब भी समय मिले एक बार जरूर छत्तीसगढ़ में मेरे राजभवन आप आइए, आपका मैं स्वागत करूंगी। और मुझे खुशी होगी अभी ये कोरोना का संकट काल खत्म हो जाए, फिर मैं आपके क्षेत्र में आप जहां भी कोई कार्यक्रम हो जरूर मुझे बुलाएं, ताकि मैं आप लोगों के साथ आपका हौसला अफजाई कर सकूं और आपको भी हिम्मत हो सके कि हाँ हमारी बहन एक गवर्नर है जहां। तो ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है जब कोई व्यक्ति, और आज मैं महसूस करती हूँ मेरे छत्तीसगढ़ राज्य में इतना बड़ा आदिवासी प्रदेश है जहां 32% है, हर आदिवासी के मन में ये विश्वास में पैदा करूं कि उनकी कोई अपनी है और ये महसूस करने लगे हैं कि आप चिंता नहीं करिए, मैं आपके साथ हूं। और ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अनुसूचित क्षेत्र, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो गवर्नर को राइट है, जो अधिकार है, उसके लिए भी मैं कितना क्या प्रयास कर सकती हूँ वो मैं करने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि उनके जो अधिकार संविधान में दिए हैं, जो उनको आज भी वो अधिकार उनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, मेरा प्रयास है कि केवल छत्तीसगढ़ में नहीं अन्य प्रदेशों में भी वो अधिकार उनको मिले, उनको पूरी सुरक्षा उनको मिले, उनकी रक्षा हो और आर्थिक रूप से वो सशक्त होकर वो आगे बढ़े। और मेरी बहनों के लिए बहुत आज रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि आप लोग बहुत आगे बढ़ो। और ऐसे मौके पर मैं चाहूंगी कि कोरोना का संक्रामक काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, उससे भी आप सावधानी रखें, स्वस्थ रहें और इसी तरह समाज की सेवा करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहर, जय सेवा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम महोदया, माननीय अनुसुईया उइके जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसा लग रहा है कि आज की हवा में कुछ अलग सा जोश आ गया है, क्योंकि हम मैम को हमेशा हम एक कॉमन टॉपिक, ट्राइबल टॉपिक पे हम सुनते आए, चाहे वो ऑफलाइन भी हमने सुना है और ऑनलाइन भी सुना है, बट आज सिर्फ महिला सशक्तिकरण पे उन्होंने बात किया है। तो आज और मैं फ्रेम पे देख पाती हूँ कि सारी मतलब मैक्सिमम 90% आज महिलाएं जुड़ी हुई है। तो मैं बिल्कुल ये पूरे श्योरिटी सब कह सकती हूँ कि आपके द्वारा आपने जो बातें बताई, आपने जो अपने जीवन का संघर्ष बताया, आपने रानी दुर्गावती के बारे में जो बताया, उन सभी से, आपके बातों से आपने हम सबों को प्रोत्साहित किया है। और आपका बहुत धन्यवाद करते कि आप जैसे सोलंकी मैम ने आज जो भी बातें रखी, जो भी महिलाओं के समाज में जो भी कमियां हैं, जो हम कैसे उनको एक साथ मिल करके उनको हम डट के सामना कर सकते हैं, आपने एक और उसमें ऐड किया कि आप उसको सरकारी तौर पर आप उसको एक बल देंगी। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने भवन पे बुलाया है, आपने हमें अपने राज्य पे बुलाया है। तो हम ये सुन के भी बहुत खुश हैं। और हम आपको आज एक अलग सा ही खुश मिजाज वाला माहौल हो रहा है कि आपने एक महिला होकर के आप यहाँ सारी महिला जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तथा जो भी फेसबुक के माध्यम से और जो यूट्यूब के माध्यम से जो भी जुड़ के आपको सुनी है, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो सारे के सारे आपसे बहुत प्रोत्साहित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदया अनुसुईया उइके जी, आपका बहुत धन्यवाद है कि आज आपने हमें फिर से एक बहुत अच्छा समय दिया है। आपकी हर बार की आपकी जो भी वक्ता होती है, आपकी बातें होती है, हमेशा हमें प्रोत्साहित करती, हर तरीके से प्रोत्साहित करती। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी संचालन करता है कृति चौधरी जो गुजरात से हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगी कि आगे का सत्र वो संभालेंगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जूही जी। आप सभी को मेरा जोहार, राज्यपाल महोदया जी को, झूमा सोलंकी जी को, जितने भी मेरे वडील साथी हैं। आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है, थोड़ा सा आप आगे आते। ओके, अब आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ, तो हम इस सत्र के अंत के तरफ है, तो इस सत्र को अंत करने से
आपका माइक ऑफ हो गया, उसको ऑन करिए। माइक ऑफ है। हेलो हेलो। हाँ, आ रही है अभी आपकी आवाज। ओके। तो मैं हीरा मीना जी को बुलाना चाहूंगी। उससे पहले मैं उनका परिचय दे देती हूँ कि डॉक्टर हीरा मीना जी वो हिंदी साहित्य में और पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, और वो एक बहुत अच्छी लेखिका भी है, और पूर्व वो सहायक प्रोफेसर रह चुकी है और आदिवासी रचनाकार भी है। So Dr. Hira Meena, she did doctorate in Hindi literature and political science. She is a writer, former assistant professor. So हीरा मीना जी, आप आभार प्रदर्शित करें और इस सत्र का अंत कीजिए। हीरा मीना दीदी, माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। आपकी जय, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती माँ पुरखा। और हमारा जो आज का सेमिनार है आदिवासी महिला सशक्तिकरण के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महिमामयी अनुसुईया उइके जी आपका, और कीर्ति वर्धा जी महाराष्ट्र से आपका, और झूमा सोलंकी जी मध्य प्रदेश से जो विधायक है हमारी जो मैडम है अनुसुईया उइके जी। हमने रानी दुर्गावती जी को तो नहीं देखा, लेकिन साक्षात रूप में आज उनका सिंबल देख लिया हमने। राजनीतिक स्तर पे बेहद शक्तिशाली रूप में, बेहद कुशल नेतृत्व के रूप में महारानी दुर्गावती में जो खूबियां थी, उन्हीं के कारण आज हम उनकी जो बलिदान दिवस है उनको याद कर रहे हैं। आज आधुनिक युग की हमारी जो महारानी दुर्गावती है वो अनुसुईया उइके जी हैं, और झूमा सोलंकी जी का भी उसी का उदाहरण है। और मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत आभार अभिव्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो क्षणिक है, लेकिन हमारे जो कर्म है वो बहुत अमर है। इसीलिए हम रानी दुर्गावती माँ दुर्गावती को याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके कर्म बेहद महान थे, बेहद स्वाभिमानी थे, और अपने राष्ट्र के लिए, अपनी प्रजा के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए और स्त्री स्वतंत्रता के लिए और स्त्री सशक्तिकरण के लिए वो पूरे भारत की नहीं पूरे संसार की अमिट मिसाल रही है। क्योंकि उन्होंने जो जिस समय में शासन संभाला, उस समय शासन संभालना पुरुषों के लिए आसान नहीं था, तो महिलाओं के लिए तो दूर की बात है। तो आदिवासी महिलाओं में वो कुवत होती है कि वो हर परिस्थितियों का सामना बड़ी आसानी से कर लेती है, और इसका जीवंत उदाहरण हम हमारी जो महामहिम है अनुसुईया उइके जी उनमें देख रहे हैं। और आदिवासी महिला सशक्तिकरण वेबिनार के माध्यम से उन्होंने खुला निमंत्रण देके हम सबको बेहद गदगद कर दिया और बहुत ऊर्जा से भर दिया कि हम सब भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और आने वाली मानवता के लिए। जो हमारी जो आदिवासी महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष हैं कीर्ति वर्धा जी, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे आदिवासी समाज की मूल समस्याओं को उठाया, पूरी पॉपुलेशन दिखाया। उन्होंने लिंगानुपात बताया, महिलाओं के शिक्षा और उनका जो वास्तविक स्थिति है उनसे रूबरू करवाया। तो हमें इन चिंतनीय मुद्दों पर चिंतन करके समाज के विकास के लिए महिलाओं का जो अहम योगदान है, उस योगदान के साथ उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहतरीन कार्य करके उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए और कार्य करने बेहद जरूरी है। और हमारी जो ये मैडम है विधायक जी झूमा सोलंकी जी, उन्होंने भी रानी दुर्गावती के जीवन चरित्र पर काफी प्रकाश डालकर बहुत बेहतरीन तरीके से हमें प्रेरित किया है। उसी तरीके से हम जो हमारी महामहिम राज्यपाल जी हैं अनुसुईया उइके जी, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे विभागों के पदभार का बखूबी निर्वहन किया है और समाज की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही है। और इतने व्यस्त जीवन में से भी वो हमारे समाज के लिए बहुत अनमोल पल निकाल के लाती है और बहुत सकारात्मक ऊर्जा हम सब में बढ़ जाती है। तो मैं उनका तहे दिल से हार्दिक जोहार और अभिनंदन करना चाहूंगी कि वो समाज की बहुत अच्छी कुशल प्रशासक भी है, कुशल नेतृत्व भी है और शक्तिशाली मार्गदर्शक भी है, और हम सब में ऊर्जा का संचार भी कर रही हैं।
तो मैं आप सभी का तहे दिल से आभार और अभिनंदन प्रकट कर रही हूँ। आपकी जय जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती पुरखा। जय हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद हीरा मीना जी आपका। इसी तरह हमारा पहला सत्र खत्म होता है और हम अगले सत्र की ओर जा रहे हैं। और ये नए सत्र की शुरुआत से पहले इस नए सत्र की शुरुआत हम गीत से करना चाहेंगे। तो मैं को निवेदन करती हूँ कि वो आप आए और अपना गीत पेश करें। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगी। आप प्राप्ति दामा जी, आप अरवली गुजरात की रहने वाली है। आप गुजरात